जय हिंद दोस्तों, हम इसके अंदर दो रिपोर्टों की चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट तो होगी जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरी रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, जो कि अमेरिकी एक एनजीओ है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल अमेरिका का, ठीक है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है, नेट जीरो रिपोर्ट। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान की ज़रूरत है और भविष्य की आवश्यकता, ठीक है। अगर वर्तमान अगर नहीं जागता है, यानी कि वर्तमान में जो अपन रह रहे हैं, अगर अपन नहीं जागता है और पर्यावरण के प्रति अगर सजगता नहीं दर्शाते हैं, नहीं दिखाते हैं और नहीं रखते हैं, तो भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं वो असुरक्षित हो जाएगी। सांस लेने में दिक्कत आएगी, रहने में दिक्कत आएगी, पानी के लिए, खाने के लिए, हर प्रकार से दिक्कतें आएंगी। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, उससे पहले एक छोटा पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि एक छोटा पौधा हजारों जीवों की रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम इसके अंदर दो रिपोर्ट पढ़ेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। शुरुआत करने से पहले अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो पीडीएफ के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, कोई भी एग्जाम देने जाएं, तो एक पौधा एग्जाम देने से पहले जरूर लगा के जाएं। आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। जैसे आप एग्जाम देने से पहले भगवान को याद करते हो, वैसे ही एक छोटा पौधा लगाइए। वो भगवान के बराबर होगा, क्योंकि भगवान को आप कुछ दे तो नहीं सकते, जबकि एक पौधा लगाकर आप हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट तो जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईपीसीसी क्या है। तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस जो कब निर्मित हुआ था, ये 1988 के अंदर निर्मित हुआ था मतलब बना था, इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो ये किस नाम से रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। तो इसका शीर्षक है क्लाइमेट चेंज 2021, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज 2021 के शीर्षक के नाम से जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी ने रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। द फिजिकल साइंस बेसिस, ये इस रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक है। कौन सी नंबर की रिपोर्ट है ये? तो ये छठी आकलन रिपोर्ट है, मतलब अब तक 5 आ चुकी है, ठीक है। 5 आ चुकी है, ये छठी है जो 2021 की आई है, 2021 की है, 2022 के अंदर पब्लिश हुई है। अब रिपोर्ट की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, इन बातों को गौर से सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैंने क्यों बोला है एक पौधा इक्वल टू 1000 जिंदगियां। ढंग से सुनिएगा। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अगले 20 वर्षों में, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में, यानी कि 2040 तक, 2020, ठीक है, और 20 वर्षों में 2040 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों, मतलब जो पूर्व औद्योगिक जो स्तर थे वहाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस और उत्सर्जन में तीव्र कमी के बिना सदी के मध्य मतलब 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और अगर इसमें तीव्र कमी नहीं की गई है तो सदी के मध्य मतलब 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है ये अपन देखते हैं। जहां पहले कहा जा रहा था कि वर्ष 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करके रखेंगे और इससे अधिक बढ़ता है तो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देंगे। ये कब कहा गया था? ये पेरिस सम्मेलन 2015 के अंदर कहा गया था, क्योंकि वहां पर तो बड़ी छोड़े हैं, बड़ी लंबी फेंक हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखिए फैक्ट आप, अगर ये बढ़ता है तो क्या होता है। पिछले 1,25,000 वर्षों की तुलना में, कितना? 1,25,000 वर्षों की तुलना में सबसे सर्वाधिक गर्म था। कितने सालों में? 1,25,000 वर्षों में। मतलब अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो 10 गुना गर्मी बढ़ जाएगी, और अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ता है तो 100 गुना गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये गर्मी, तापमान, जलवायु परिवर्तन, तो ये सिर्फ तापमान से ही संबंधित नहीं है, ये एक दूसरे से क्रिया करके
जो वायुमंडल में मौजूद मौसम है वो आपस में क्रिया करेंगे, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो इन सभी से जो असुरक्षित जगहों पर रहते हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे हर प्रकार से, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, जब जलमग्न हो जाएंगी जगह तो खाद्यान्न कहाँ उगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो ये इतना खतरनाक हो रहा है। पृथ्वी की सतह का तापमान 2011 से 2020 के दशक में 1850 से 1900 की तुलना में 1.09 डिग्री से अधिक था। मतलब 1850 और 1900 ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा आपको? 2011 से 2020 और 1850 से 1900 की तुलना में कितना? 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वर्ष आपको लग ही रहा होगा, मार्च के इस बार जो मार्च में जो गर्मी पड़ रही है वो मई जून में पड़ा करती थी। तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने का अर्थ देखिए आप, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बरसात जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे अधिक हो रही है, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे कम हो गई है, समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 1901 से 1971 की तुलना में समुद्र के स्तर में 3 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। कितने? 3 गुना। 1901 से 1971 की तुलना में समुद्र के स्तर में 3 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। अब जैसे मुंबई है, ठीक है, अब मुंबई के अंदर समुद्र के स्तर में अगर वृद्धि होगी तो बाढ़ का जोखिम बढ़ जाएगा। और मुंबई को भारत की आर्थिक कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब जब बाढ़ का स्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ से ही जो नुकसान नहीं होगा, तो बाढ़ के बाद जो पानी रह जाएगा उससे जो डेंगू, मलेरिया, मक्खी, मच्छर, संपत्ति की नुकसान, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान, रहने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में महामारी फैल जाएगी। तो एक आपदा से अन्य आपदाएं जुड़कर एक महामारी और महाविनाश की ओर जलवायु परिवर्तन ले जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में 21वीं सदी के दौरान समुद्र स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है। मतलब 21वीं सदी जब से स्टार्ट हुई है, तटीय क्षेत्रों में समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है। वैश्विक आबादी के 45% से अधिक लोग अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे हैं, ठीक है। अब वैश्विक आबादी कितनी है? 8 अरब है, लगभग 8 अरब है। अब उसके 8 अरब मतलब यानी कि 4.5 अरब इतने लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो अत्यधिक संवेदनशील है। मतलब कोई जैसे पहाड़ों के पास रह रहा है, ज्वालामुखी के पास रह रहा है, समुद्र के किनारे रह रहा है, नदियों के पास रह रहा है, ठीक है। तो अगर जलवायु परिवर्तन आया, बाढ़ आई, ज्वालामुखी आया, भूकंप आया, बाढ़ के बाद की जो समस्याएं आई, ठीक है, तो उनसे मतलब अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो 4.5 अरब लोगों को खाने पीने रहने में दिक्कत आने वाली है। तो ये विचारणीय है कि नहीं है, सोचनीय है कि नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक पेड़ हजारों का जीवन, ठीक है। एक पेड़ लगाओगे, अन्य को आप बोलो पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में जहां बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि, हीट वेव जैसी आपदाओं का सामना कर रहा है, तो भारत भी कोई अछूता तो है नहीं, ठीक है। ये भी संसार के अंदर ही शामिल है। भारत के अंदर भी कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की, ठीक है। इनके पास भी लोग रहते हैं तो उनको भी खतरा तो है ही। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मुंबई में समुद्र स्तर में वृद्धि तो बाढ़ का जोखिम बढ़ जाएगा। बाढ़ का जोखिम बढ़ जाएगा तो बाढ़ के बाद की जो समस्या आएंगी, महामारी आएगी, उससे भी वो भी इससे रिलेटेड ही है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ही है। अहमदाबाद में हीट वेव्स का गंभीर खतरा, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो हीट वेव्स वहाँ पे रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर रहना, खाना पीना, जीवन संकट में पड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न आपदाओं का खतरा, ठीक है। अब जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न आपदाओं का खतरा रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का खतरा संवेदनशील है, अधिक है, तो वहाँ के लोग पलायन करेंगे। और पलायन कहाँ करेंगे? जहाँ पर कम खतरा है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे हैं उनके ऊपर संसाधनों का, जो वहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं उनके ऊपर अधिक बर्डन आ जाएगा। तो खाने पीने की, खाद्यान्न में, रहने की, सब में कमी आ जाएगी। तो जीवन संकट में फिर से आ जाएगा। जलवायु और गैर जलवायु जोखिमों का आपस में क्रिया कर समग्र जोखिम एवं खतरा पैदा करना। जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है और गैर जलवायु जोखिम वो आपस में क्रिया कर लेंगे, और आपस में क्रिया करने के बाद जो जोखिम होगा उससे निपटना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, ठीक है। तो ये थी IPCC की जलवायु परिवर्तन पर 2021 की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, एक मानवता के धर्म के नाते एक पेड़ जरूर लगाएं और जलवायु परिवर्तन के बारे में
सोचें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार इसको कंट्रोल करें, सरकार का सहयोग करें। सरकार का सहयोग डायरेक्ट ना कर सको तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम देने से पहले एक पौधा जरूर लगाएं, चाहे छोटा लगाओ अपने इच्छानुसार, और लोगों को भी बोलें कि पौधे जरूर लगाएं। तो ये अपने पढ़ ली आईपीसीसी की रिपोर्ट। अब जो दूसरी रिपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अब ये ऑक्सफैम जो इंटरनेशनल है वो किस पर रिपोर्ट जारी करता है, तो नेट जीरो उत्सर्जन। अब नेट जीरो उत्सर्जन किसका, तो ये कार्बन का, इसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रिपोर्ट का नाम है टाइटनिंग द नेट। टाइटनिंग द नेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है नेट जीरो उत्सर्जन पर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टाइटनिंग द नेट। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, अब आप इस रिपोर्ट को रिलेट कीजिए आईपीसीसी की रिपोर्ट के साथ। देशों द्वारा नेट जीरो लक्ष्य हेतु अलग अलग लक्ष्य वर्ष घोषित किए। अब जो संसार के अंदर जो देश है, ठीक है, उनके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होते हैं उनके अंदर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 2050 तक अमेरिका इतना कम कर लेगा, भारत 2075 तक कर लेगा, चाइना इतने पे कर लेगा, रशिया इतने पे कर लेगा। तो ये लक्ष्य घोषित किए हैं, जबकि सभी देशों को एक साथ मिलकर आना चाहिए कि अब कोई सिंगल देश जो नहीं कर रहा है वो भी परिणाम भुगत रहा है, जो कर रहा है वो तो परिणाम भुगत ही रहा है, ठीक है। तो उन सभी को अलग अलग काम ना करके एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक के बारे में नहीं है, ये पूरे संसार के बारे में, संसार के व्यक्तियों के बारे में, संसार के जीव जंतुओं पशु पक्षियों सबके बारे में है। अगर आप अपने घर को ही सुरक्षित नहीं करेंगे तो आप सुरक्षित कैसे रहोगे, फिर चाहे आप कितने पैसे कमा लो। देशों द्वारा अधिक वनीकरण पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे अभी रिपोर्ट आई है भारत की, ठीक है, कि वनीकरण में वृद्धि हुई है। अब वो चाहे थोड़ी सी हुई हो लेकिन वृद्धि हुई है। अब देशों द्वारा क्या हो रहा है कि वनीकरण पर बल दिया जा रहा है कि जब वनों की अगर जो उनका क्षेत्र है, वनों का क्षेत्र अगर उनको बढ़ा दिया जाएगा तो कार्बन एमिशन में कमी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ भी समस्या है। अब दो प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, एक तो वनीकरण के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, ठीक है, क्योंकि शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो पर्याप्त भूमि नहीं है। और अगर अनुप्रयुक्त भूमि पर वनीकरण करते हैं तो क्या पता भविष्य के अंदर वो खाद्यान्न संकट का भविष्य के अंदर क्या पता उसके ऊपर कुछ उपजाया जाए, फसल खाद्यान्न उपजाया जाए, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसा किया जाए जिससे खाद्यान्न संकट ना हो, ठीक है। और अनुप्रयुक्त भूमि पर अगर वनीकरण कर दिया जाता है तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्या था कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन के कारण जलमग्न होता है या किसी तरह की आपदाएं आती हैं तो वो कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर जो संवेदनशील क्षेत्र से असंवेदनशील क्षेत्र के पास आएंगे, ठीक है। और अगर वहीं पर वनीकरण कर दिया जाएगा तो फिर रहेंगे क्या, खाने के लिए उपजाएंगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए अनुप्रयुक्त भूमि पर वनीकरण करना भविष्य में खाद्यान्न संकट को चुनौती देने के समान होगा। कार्बन उत्सर्जन हेतु कौन कितना जिम्मेदार है। अब कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन सा देश कितना जिम्मेदार है वो भी अपन देखते हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10%, पिछले वर्ष की रिपोर्ट यानी कि 2020 की, ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2021, ये रिपोर्ट 2022 में आई है, ठीक है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10% धनी लोग, जो अमीर लोग हैं विश्व के 10% धनी लोग कार्बन के लगभग 52% वैश्विक उत्सर्जन हेतु जिम्मेदार हैं। मतलब जो जैसे मान लो 100% है, ठीक है, अब 100% है, अब 100% के अंदर 10% जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो वैश्विक उत्सर्जन के 52% के बराबर कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कितना प्रतिशत, 52%। जबकि विश्व की सबसे गरीब 50% जनसंख्या केवल 7% कार्बन उत्सर्जन करती है। जबकि विश्व की सबसे गरीब 50% जनसंख्या केवल 7% 7% कार्बन उत्सर्जन करती है। अब देखिए आप, मतलब अमीर लोग जितना नुकसान पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं उतना ही गरीब लोग उस नुकसान का परिणाम झेल रहे हैं। तो ये तो एक असंगत परिवेश है, इसको बदलने की जरूरत है। साथ ही सर्वाधिक नकारात्मक परिणामों का सामना भी
इसी जनसंख्या को करना पड़ रहा है। मतलब जो विश्व की सबसे गरीब 50% जनसंख्या है, नकारात्मक परिणामों का सामना भी इसी आबादी को करना पड़ रहा है। ठीक है ना, रूह खपाने वाली रिपोर्ट। अगर पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पाना है तो विश्व को वर्ष 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन कटौती को लक्ष्य करना चाहिए। मतलब अगर पेरिस जलवायु समझौता 2015 के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो विश्व को यानी पूरे संसार को एक साथ आकर 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन कटौती को लक्ष्य करना चाहिए। तभी जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है और उससे उत्पन्न होने वाली आपदाओं से बचा जा सकता है। जबकि वर्तमान में वैश्विक प्रयासों के मद्देनजर केवल 1% की कटौती ही संभव है, जो चिंतनीय है। जबकि जो विश्व के जो प्रत्येक देश अगर प्रयास कर रहे हैं कार्बन उत्सर्जन कटौती के मद्देनजर जो प्रयास कर रहे हैं, देशों के जो प्रयासों को देखते हुए उन प्रयासों के अनुसार केवल 1% ही कटौती संभव है 2030 तक, जो कि एक चिंतनीय है। 50% तो बहुत दूर की बात है। सर्वाधिक कार्बन उत्पादित देश कौन कौन से हैं तो टॉप 5 हम देख लेते हैं। सबसे पहला है चाइना। यह वैश्विक उत्सर्जन का 30% उत्पादित करता है। कितना प्रतिशत? 30%। कितना? 10,065 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन करता है ये, जो कि वैश्विक उत्सर्जन का 30% है। दूसरे नंबर पर है यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, वो 5,416 मिलियन टन के साथ वैश्विक उत्सर्जन का 14% कार्बन उत्सर्जन करता है। तो पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के देश, तीसरे नंबर पर है अपन यानी कि भारत। 2,654 मिलियन टन के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर है रूस 1,711 मिलियन टन के साथ, और पाँचवें नंबर पर है जापान 1,162 मिलियन टन के साथ। ठीक है, तो आपको ये कितने टन उत्सर्जन करता है ये आपको याद नहीं रखना है। तो आपको तो टॉप 5 आपको याद रखना है। पहले पे चीन, दूसरे पे है यूएस यानी कि अमेरिकी देश, तीसरे पे है भारत, चौथे पे रूस और पाँचवें पे जापान। अब आप ये देखिए कि चाइना और अमेरिकी देश दोनों मिलकर 44% यानी कि पूरे संसार का लगभग 50% कार्बन उत्सर्जन तो ये दोनों देश मिलकर ही करते हैं। तो इनको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है, वरना ये जितना पैसा कमा रहे हैं, जिन लोगों के कारण ये पैसा कमा रहे हैं, वो अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये पैसों का करेंगे क्या? ठीक है, हालांकि आना तो सभी देशों को एक साथ है, लेकिन इन दो देशों को अगर इन्होंने उत्सर्जन ज़्यादा किया है तो इनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो ये थी 2 रिपोर्टें IPCC की और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट। आपको ये दोनों रिपोर्टें कैसी लगी? आपके जहन में कुछ अगर फर्क पड़ा हो जलवायु को लेकर, वातावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो पर्यावरण के प्रति सजग रहिए और एग्ज़ाम देने से जाने से पहले एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि जैसे आप भगवान के सामने जाते हो एग्जाम देने से पहले दही चीनी खाते हो, उसी प्रकार एक पौधा जरूर लगाएं सुबह एग्जाम देने से जाने से पहले। आपके मन को शांति मिलेगी और भविष्य के अंदर पर्यावरण को भी नुकसान होने से कुछ हद तक, चाहे आपका योगदान 0.00001% ही हो, लेकिन आपका योगदान उसमें गिना जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।